सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल असिस्मेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट, जो आपका पेपर है डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कह सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन का जो पेपर है, और इसके मॉडल पेपर पे बात करेंगे क्योंकि मैंने 2018 और 2017 के पेपर पहले अपलोड कर दिए हैं। उनको अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। बाकी जो मैं ये पेपर अपलोड कर रहा हूँ वो मैंने खुद से बनाए हैं और इसमें मैंने अपने हिसाब से जो मुझे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगते हैं मैंने केवल और केवल उन्हीं को समाहित किया है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी अभ्यर्थियों के पास जो आपके साथ पढ़ते हैं, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, 1 तारीख से पेपर है। जितना आप अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे उनको भी लाभ मिल सकेगा, वे भी अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वह 1 अंक का है और यहाँ पर सारी की सारी आपसे फुल फॉर्म्स पूछ ली गई हैं। मैंने बताया था कि इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट का समय देंगे, इससे ऊपर नहीं देंगे। अगर आपको एक फुल फॉर्म नहीं आती है तो उसको ड्रॉप कीजिए, उसको छोड़िए, उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। लेकिन जो भी क्वेश्चंस कीजिएगा वे सीक्वेंस से कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर दूसरा सेशन आप सबसे पहले कर रहे हैं या तीसरा सेशन सबसे पहले कर रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बहुत ही अच्छे नंबर आएँ तो पहला क्वेश्चन यानी कि पहला सेशन, फिर दूसरा सेशन, फिर तीसरे सेशन में जो भी आपको पता है, फिर चौथे सेशन में जो भी आपको क्वेश्चन पता है, तो ऐसे आप लोग कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर कि बच्चे ने एक लाइन से सभी सेशंस को किया है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का समय देंगे, इससे ऊपर नहीं देंगे। और अगर आप इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी और एजुकेशन साइकोलॉजी का वीडियो देखना चाहते हैं तो उनको भी अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सभी जो आपकी फुल फॉर्म्स हैं। ये पहली आपकी मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। दोस्तों फुल फॉर्म की अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत तो कवर करा देता हूँ। दूसरा आपका ADL। अब आप लोग ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने आपको फुल फॉर्म्स की वीडियो में बताया। तीसरा आपका और बहुत ही सरल इसका फुल फॉर्म है, जो 4th जो आपका पेपर है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा और बाकी मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें ADL का फुल फॉर्म भी बताया है। बहुत ही अच्छा फुल फॉर्म है, बहुत ही सरल है। IFSP। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कहीं पर भी किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, बेसिक MR। और सभी को पता होगा बेसिक MR का फुल फॉर्म। ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसको ना पता हो बेसिक MR का फुल फॉर्म, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसको याद कराया है। बिहेवियरल असेसमेंट स्किल फॉर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट आपका CCE मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि ये फुल फॉर्म अगर इस पेपर में आ गए तो क्या दूसरे पेपर में नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग CCE का क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। तो ये आपका हो गया CCE का फुल फॉर्म। ये आपको 5 करने के बाद में कुछ इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे।
उसमें से लिखा होगा सभी प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक अंक जो प्रश्न है आपका 2 अंकों का है। आपको एक पेज मिलेगा यहाँ पर, जिस पेज में आप लिख रहे होंगे, और उसको कम से कम आपको हाफ पेज भर देना है। अच्छे से मीनिंगफुल लिखेंगे। अब देख लीजिए, नकारात्मक पुनर्वलन को परिभाषित कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपसे निगेटिव रेइंफोर्समेंट पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर आपसे पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट भी पूछ सकता था, यानी कि सकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है उसको परिभाषित कीजिए। या यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बन सकता था कि पुनर्वलन क्या होता है उसको परिभाषित कीजिए। तो आप लोग क्या करते, पहले थोड़ा पुनर्वलन को परिभाषित कीजिए करते, यानी कि रेइंफोर्समेंट को परिभाषित करते, फिर 1 नंबर और 2 नंबर डाल के सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन लिख दीजिएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। टीएलएम के 2 महत्व, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के 2 महत्व आप सभी ने लेसन प्लान कराए होंगे। सभी लोग टीएलएम ले जाते होंगे लेसन प्लान कराते समय, तो उसके 2 महत्व क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट आपसे और भी टीएलएम के बारे में कुछ ना कुछ पूछ सकता है, टीएलएम कैसा होना चाहिए, हाँ, तो ये सब आप लोग टीएलएम के बारे में तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, उपनयन क्या है। आप सभी ने उपनयन, आरंभ, जो ये आपके पोटाश गाइड, ये सभी आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये सभी टूल्स होते हैं, तो यहाँ पर उपनयन टूल्स के बारे में पूछ दिया है। हो सकता है आपसे आरंभ के बारे में भी, अगर उपनयन नहीं आएगा तो हो सकता है कि आरंभ आ जाए, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर्स के लिए। तो दोनों टूल तैयार कर लीजिएगा। उपनयन आपका 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों पर लगाया जाता है, और प्री स्कूलिंग के दौरान जया कृष्णन स्वामी, मधुरम नारायण जो जिन्होंने इसको डेवलप किया वो है, और 1989 में आई थिंक डेवलप किया गया था। इसमें आपके 5 कौशल क्षेत्र थे, और प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 50-50 आइटम थे, यानी कि 250 आपके क्वेश्चंस थे। तो ये आपका उपनयन के बारे में हो गया। बाकी आप लोग आरंभ भी पढ़ लीजिएगा, आरंभ कितने से कितने दिनों तक किस स्टेज में लगाया जाता है, कहाँ पर डेवलप किया गया, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। MDPS हुआ, बेसिक MR हुआ, FACP हुआ, बिल्कुल जवान पे रट लीजिए किसने डेवलप किया, कितने क्षेत्र हैं, कितने कौशलों में डिवाइड किया गया, कितने कितने क्वेश्चंस हैं, सभी आप लोग बिल्कुल एक जुबान पे रट लीजिए। आपको ये पेपर में देकर ही जाएंगे नंबर, कभी आपसे ऐसा नहीं है कि ये आपसे छूट के जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं त्रुटि विश्लेषण पर, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रुटि विश्लेषण आपकी यूनिट है, इसका नाम है यूनिट 5.3 इसी पेपर की। एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण क्या होता है? तो ऐसे अगर हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी गलती को बार बार दोहराना, अर्थात सीखी गई क्रिया में बार बार गलती करना त्रुटि कहलाता है। यह आपका हो गया त्रुटि के लिए, यानी कि एरर के लिए। अब एरर विश्लेषण का एक लगुन्स जी जो थे, और इन्होंने कब दिया था, 1986 में एक डेफिनेशन दी थी। त्रुटि विश्लेषण वह प्रक्रिया है जहां शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाने संबंधित समस्या का शैक्षिक गुप्तचर का काम करता है। बार बार गलतियां बालक तब तक करता है जब वे गलतियां विशिष्ट होती हैं। जो बालक सीखने में विशिष्ट अवरोध उत्पन्न करता है, एक अच्छा त्रुटि विश्लेषण परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, आंकड़ों के द्वारा पता चलता है, जिससे गलतियों का पता चलता है, और इसमें यह भी पता चलता है कि गलतियां किन किन कारणों से हुई हैं।
जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एमआर बच्चे जो होते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं या मेंटल रिटार्डेशन के जो बच्चे होते हैं, या सीखने में अनियमितता रखते हैं, तो इस कारण से ऐसा होता है। अब आपके आ गया कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, 5 नंबर 2 नंबर। और अगर आपसे पूछ दिया कभी कि आप बताइए टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, तो भी आपको कार्य विश्लेषण लिखना पड़ेगा, यानी कि आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो कार्य विश्लेषण मैंने आपको काफी बार बताया है। एक कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, आप सभी लोगों ने लेसन प्लान किए और वहां पर सभी लोगों ने इसका प्रयोग किया। क्या किया, कोई भी कार्य था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से तोड़ा और क्रमबद्ध तरीके से लगाया। तो ये क्या था, कार्य विश्लेषण। एक सेवा थे उनके अनुसार, देख लीजिए, अगर आप लोग लिखेंगे या मैकार्थी के अनुसार अगर आप लोग लिखेंगे, सेवा ने यह डेफिनेशन दी थी 1988 में, और क्या कहा था, कार्य विश्लेषण मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, ऐसा कहा था सेवा ने। और मैकार्थी जी ने 1987 ईस्वी में क्या कहा था, कार्य विश्लेषण एक शिक्षण रणनीति है, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज है, जिसमें कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तथा क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसा कहा था मैकार्थी जी ने, और मैकार्थी जी के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं, और सेवा के अनुसार लिख सकते हैं। थोड़ा आप लोग लिख सकते हैं कार्य विश्लेषण के बारे में, आपका अच्छे से नंबर मिलेगा। अब देखिए, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, यानी कि आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप क्या हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो दूसरे पेपर का है और यहां पे कैसा कर दिया। दोस्तों, आता है, पूछ देता है। ये सभी जो पेपर्स आपके 3rd पेपर हुआ, 4th पेपर हुआ, सॉरी हाँ 3rd और 4th पेपर जो आपका हुआ, इसमें से क्या होता है, आपस में ही चेंजमेंट 1-2 क्वेश्चंस का कर दिया जाता है। तो आप लोग दोनों पेपर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ दे, हो सकता है कि आपसे ना पूछे, लेकिन पूछता तो जरूर है। हो सकता है आपसे कार्य विश्लेषण इस पेपर में भी पूछ दे, और कार्य विश्लेषण आपसे नेक्स्ट पेपर में भी पूछ दे, तो वहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि क्या है। दोस्तों, यहां पर एडीएल की बात हो रही थी। अब आप लोग अभी भी अगर फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं तो फिर बहुत ही खराब है, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी फिर नहीं की। मैंने आपसे पहले एडीएल का फुल फॉर्म पूछा था। चलिए तुरंत बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, किसने डेवलप किया, प्रोजेक्ट मेथड क्या है। क्योंकि आपको लिखना है 5 नंबर में, तो आप लोग अच्छे से 2 या 3 पेजों में लिखेंगे प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, थोड़ा सा किसने डेवलप किया। तो इस प्रकार से आप पूरा प्रोजेक्ट मेथड लिखेंगे। अब आ गया बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन, जिसको देखो कंफ्यूज तो कंफ्यूज, बहुत बार कंफ्यूजन आप लोग करते हैं और कंफ्यूजन के चक्कर में गलत भी करते हैं। यहां पर पूछ रहा है स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के चरण। तो कभी आपसे सीखने के चरण पूछ देगा, तो कभी आपसे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पूछ देगा। तो जब आपसे स्टेजेस ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के चरण पूछेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग लिखेंगे अपना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अर्जन, सीखने के जो चरण होते हैं, स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो होती है, तो आप क्या लिखेंगे, अर्जन, अनुसरण,
प्रवाह और सामान्यीकरण, इनके बारे में आप लोग लिखेंगे। यानी कि ये जो आपके होते हैं वो होते हैं सीखने के चरण, स्टेजेस ऑफ लर्निंग। और जब भी आपसे पूछेगा प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, तो वहां पर दिया होगा आपका कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो ये आप लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे। अब देख लीजिए, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, मूल्यांकन के प्रकारों को लिखिए। यानी कि आपसे यहाँ इवेल्युएशन की बात कर रहा है, इवेल्युएशन को परिभाषित करना है और उनके प्रकारों को लिखना है। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पहले थोड़ा इवेल्युएशन के बारे में जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे केवल और केवल निर्णयात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछ लेगा 2 नंबर में कि निर्णयात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है। कभी आपसे पूछ लेगा समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। और अगर आपसे मूल्यांकन के बारे में पूछेगा तो थोड़ा मूल्यांकन के बारे में लिखेंगे, मूल्यांकन की परिभाषा को लिखेंगे, जो कि अगर मैं कह सकता हूं कि वांट के अनुसार अगर हम कह सकते हैं, या जिसके अनुसार भी आप लोगों को लिखाई गई हो उनके अनुसार आप देख लीजिएगा। वांट ने क्या कहा था, मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर है, मापन का समानार्थी नहीं है। मूल्यांकन इस प्रश्न के उत्तर में मापन से आगे जाता है कि प्राप्त मात्रा वांछनीय है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जिसका भी मूल्यांकन का पढ़ा हो, मूल्यांकन मैंने भी अपलोड किया है अपने YouTube चैनल पर, अगर आप लोग देखना चाहते हैं मूल्यांकन की परिभाषाएं, मूल्यांकन के बारे में और मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में आप लोग देख सकते हैं। शिक्षण सामग्री व सहायक शिक्षण सामग्री में अंतर लिखिए। यहां पर आपसे पूछ रहा है शिक्षण सामग्री व सहायक शिक्षण सामग्री में अंतर। आप लोग सभी पढ़े होंगे शिक्षण सामग्रियों के बारे में और सहायक शिक्षण सामग्रियों के बारे में, तो उनके बीच के जो अंतर हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड रखरखाव क्या है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात कर रहा है। तो यहां पर आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चंस करने थे और क्वेश्चन वही चूज कीजिएगा जो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकें। आपको इन क्वेश्चनों को 3 से 4 पेज में अच्छे से लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्हीं 5 शिक्षण रणनीतियों को विस्तार पूर्वक लिखिए। जब 5 शिक्षण रणनीतियों की बात आ जाएगी तो आप लोग क्या लिखेंगे, यूनिट 2 ही आपकी है और यूनिट 2.3 से बात हो रही है। जब आपकी शिक्षण रणनीतियों की बात आएगी तो आप लोग लिखेंगे टास्क एनालिसिस के बारे में, यानी कि कार्य विश्लेषण के बारे में, टास्क एनालिसिस के बारे में लिखेंगे। फिर प्रॉम्प्टिंग के बारे में लिखेंगे, यानी कि प्रोत्साहन के बारे में लिखेंगे, फेडिंग के बारे में लिखेंगे, शेपिंग और चेनिंग के बारे में लिखेंगे। तो इतने आपकी होती है शिक्षण रणनीतियां, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो आप लोग इनके बारे में लिखिएगा। प्रोत्साहन कितने प्रकार का होता है, प्रॉम्प्टिंग तो क्या कह सकते हैं, मौखिक प्रोत्साहन, सांकेतिक प्रोत्साहन और प्रतिरूपण प्रोत्साहन या शारीरिक प्रोत्साहन, वर्बल, जेस्चर, मॉडलिंग और फिजिकल। उसके बाद में आप शेपिंग के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, मॉडलिंग के बारे में लिख दीजिएगा, मॉडलिंग क्या होती है, प्रतिरूपण जिसको बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा मॉडलिंग पे, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। अनुकूलन के सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग अनुकूलन के सिद्धांतों को लिख सकते हैं, किस किस प्रकार से आप लोग एडेप्टेशन करते हैं, थोड़ा एडेप्टेशन के बारे में लिखिएगा। किस प्रकार से आप बच्चे के कार्यों की में एडेप्टेशन करते हैं, जब आपको कोई कार्य बच्चे को कराना है तो किस प्रकार से आप अनुकूलित करके करा सकते हैं। बाकी अनुकूलन के सिद्धांतों को लिख दीजिएगा।
6 से 7 पेज अगर आप यहाँ पर अच्छे से भर रहे हैं तो आपको नंबर मिलने की अच्छी संभावना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।